हेलो दोस्तों, सुमन प्रकाश अकेडमिक चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज एनसीईआरटी क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है मानव संसाधन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव संसाधन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। जैसे आप देखते हैं कि संसाधन क्या क्या है, तो लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। जैसे लोग का मतलब मानव, अगर मानव नहीं होते तो संसाधन का कोई महत्व नहीं होता। इसलिए कहा गया है कि लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वास्थ्य, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। जैसे देखा जाए, मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं। मेरे गांव में 1000 लोग हैं। आपके विचार से विश्व में कितने लोग हैं? मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं। ये बोल रहे हैं विश्व में लगभग 6.6 अरब लोग हैं। 1 अरब में कितने शून्य होते हैं? इन संख्या को आप कैसे दिखेंगे, इस तरह से ये सब समझने वाली बात है। चलिए, अब यहाँ दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य संभाव और मौजूदा रोजगार अनेक की गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। जनसंख्या का वितरण। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ विरल बसे क्षेत्र हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और उत्तरी पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 बोले तो इस तरह से 3/4 यानी 3/4 लोग 2 महाद्वीप एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। मतलब देखा जाए कि पूरे विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 3/4 2 महाद्वीप एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। जैसे देखा जाए, एशिया में लोग ऐसे दिखाया गया है फिगर के अनुसार से, यूरोप में लोग, अफ्रीका में, मध्य एवं दक्षिण अमेरिका में, उत्तर अमेरिका में, ओसेनिया, न्यूजीलैंड में। इस तरह से सिंबल दिया है और सिंबल के अनुसार से यहाँ पहचानना है। तो ऐसे देखा जाए कि एशिया में सबसे ज़्यादा लोग रह रहे हैं, क्योंकि पीला वाला भाग ज़्यादा दिखा रहा है ये सब, तो एशिया वाला है। अब ये रेड वाला दिखा रहा है इस तरह का, तो ये है जो यूरोप वाला है, और फिर ये है जो अफ्रीका वाला है। इस तरह से ऐसे कर करके दिखा रहा है। तो बुक में जब देखेंगे, मानचित्र का जो देखने के बात आई, तो बुक में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। चले अब इस तरह से आगे समझते हैं क्या कह रहा है। अब है जनसंख्या घनत्व। भारत की जनसंख्या घनत्व औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये क्वेश्चन पूछता है। पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। समान रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये क्वेश्चन पूछता है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया में है।
इस तरह से देखा जाए कि जब भी हम पढ़ा रहे होते हैं तो जहाँ जहाँ हमको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगता है वो हम ज़रूर हाईलाइट करते हैं कि ये क्वेश्चन पूछता है कि मतलब रियल में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ दिया है या पूछने की संभावना है, तभी हम क्वेश्चन के बारे में बोलते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन पूछता है। दोस्त, आप लोग को अगर लगता है कि एनसीईआरटी बुक केवल रीडिंग दे रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। हम इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते हैं कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और जो पढ़ना चाहिए वो पढ़ नहीं पाएंगे। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एनसीईआरटी बुक सभी लोग रखते सब हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। तो हम वीडियो के माध्यम से आप लोग पढ़िए, तो वही चीज़ पढ़िए जो पढ़ने का ज़रूरी है। इसलिए हम वीडियो छोटा हो और फैक्ट चीज़ याद हो जो याद करने के लायक हो, इसीलिए हम केवल एनसीईआरटी रिवीजन के तौर पर इस तरह का पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग वीडियो को प्ले करें, देखें और इस वीडियो का ज़रूर लाभ उठाएं और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग का अगला जब वीडियो डलाए तो उसके लिए नोटिफिकेशन जल्दी मिले और ये वीडियो देख सकें और लोगों में शेयर करें ताकि आप लोग का ये वीडियो का फ़ायदा भी उठाएं और मेरा भी कुछ मोटिवेशन मिले। तो ठीक है, आगे। भौगोलिक कारक। स्थलाकृति। लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। गंगा के मैदान विश्व की सबसे अधिक घने वसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। जलवायु। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अवस्था, अत्यधिक ठंडी जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिक में रहने से बचते हैं। मृदा के बारे में क्या कह रहा है कि उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती हैं। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हांगहो, चांग चियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदानी घने बसे हुए क्षेत्र हैं। जल। लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहां अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होते हैं। विश्व की नदी घाटियां घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। देखा जाए खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिणी अफ्रीका की हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। अब है सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक में देखते हैं कि क्या है। आर्थिक कारक। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई 2 घने बसे क्षेत्र हैं। देखा जाए सांस्कृतिक कारक। धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी, यरूशलेम, वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं। सामाजिक कारक। अच्छे आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं। उदाहरण के लिए पुणे। जनसंख्या परिवर्तन। देखा जाए कि जनसंख्या का परिवर्तन कैसे होता है। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की जनसंख्या में परिवर्तन से है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है, यह कई गुना बढ़ गई है। जैसा देखा जाए इस तरह से चित्र में दिखाया गया है। ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 ईस्वी तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधा नहीं थी। सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन में सक्षम नहीं थे। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। जब सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 150 वर्ष बाद देखा जाए 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इसे प्राय जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। अब देखिए,
देखा जा रहा था कि 150 वर्ष बाद जैसे ही देखे 1959 में, तब का हुआ कि 1 अरब था उससे सीधे 3 अरब पहुंच गया। तो ये क्या हो गया, इसे जनसंख्या विस्फोट कहें। 1999 में 40 वर्ष की अवधि में जनसंख्या दुगनी हो गई, मतलब कि अब 3 अरब से लेकर के कितना हो गया, 6 अरब। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति, औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होगा, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही। जन्मों को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है, तब उसको क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। मृत्यु दर किसको कहते हैं, मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। जैसे एक जगह से दूसरे जगह वो चला गया तो क्या हो गया, प्रवास हो गया। इससे आप क्वेश्चन पूछता है। अगर नहीं लग रहा है कि सीटेट में पूछता है तो सीटेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाएं और उसको सोल्व करें, तब पता चलेगा कि रियल में सीटेट पेपर 2 में तो क्वेश्चन पूछता है एनसीईआरटी से। इसलिए एनसीईआरटी खास करके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खास करके सीटेट पेपर 2, पेपर 1, फिर बीपीएससी टीआरई के लिए और उसके बाद एईडीओ अदर एग्जामिनेशन के लिए। ऐसा देखा जाए तो सभी एग्जामिनेशन के लिए खास करके एनसीईआरटी बुक बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आगे, जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। एक देश के जन्म दर, एक देश है उसका जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। देखा जाए जनसंख्या वृद्धि। अब जनसंख्या वृद्धि कैसे समझा रहा है, जनसंख्या वृद्धि समझा रहा है कि मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना जनसंख्या वृद्धि है। जैसे मृत्यु दर यहाँ है कम है और जन्म दर अधिक है, तब क्या हो गया, जनसंख्या में वृद्धि होगा। लेकिन जनसंख्या स्थिर कब होगा, जितना जन्म दर है उतना ही मृत्यु दर होगा, तो जनसंख्या जैसा कि जैसा स्थिर रहेगा। लेकिन जनसंख्या में कमी कब होगा, जब जन्म दर कम हो जाएगा और मृत्यु दर अधिक हो जाएगा तो जनसंख्या में कमी हो जाएगा। इस तरह से समझाया एक तराजू के माध्यम से। जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। जैसे देखा जाए, प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं और अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। जैसे देखा जाए कि भारत, मान लिया जाए कि भारत है, तो भारत से जैसे ही लोग देश को छोड़ के जा रहे हैं दूसरे देश में, तब हो गया उत्प्रवासी। और अप्रवासी, जैसे भारत में लोग क्या कर रहे हैं कि कहीं दूसरे देश से आ रहे हैं, तो हो गया अप्रवासी। इस तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। जैसे यहाँ कहा क्या कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। लेकिन सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया। मतलब देखा गया कि सूडान एक ऐसा देश है, सूडान एक ऐसा देश है जहाँ से वहाँ से लोग क्या हो रहे हैं, कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, तो सूडान में क्या हो गया, जनसंख्या में कमी आ गया। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में देखा जा रहा है कि वहाँ कहीं दूसरे देश से आ रहे हैं, तब क्या हो गया, अप्रवास हो गया। जब क्वेश्चन पूछता है ये स्टेटमेंट में, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप देखा जाता है कि जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या
तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। कुछ देशों में जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च हैं। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है। इससे वृद्धि दर बढ़ रही है। इससे क्या हो रहा है? वृद्धि दर बढ़ जा रहा है। आगे, अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि दर मंद है। अब यहाँ पे मानचित्र दिया हुआ है विश्व का, जो हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर है, इस तरह से प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर है। ये सब बारे में ठीक ठाक से जब बुक के माध्यम से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आगे, जनसंख्या संगठन। किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। जैसे इस तरह का जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य दशाएं कैसी है। एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड कहते हैं। एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। उदाहरण के 5 से लेकर 9 वर्ष और 10 से लेकर 14 वर्ष तक। देखा जाए कि कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उप विभाजित हैं। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। जैसे बच्चे की संख्या 15 वर्ष से निचले भाग में दिखाई गई है और यह जन्म दर के स्तर को दर्शाती है। ऊपर के आकार वृद्ध लोगों यानी 65 वर्ष के लोग से अधिक को दर्शाता है और मृतकों की संख्या को दर्शाता है। जब पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग कब होते हैं? 15 वर्ष से कम आयु के जो है वो युवा आश्रित है। और वृद्ध आश्रित लोग कब होता है? जब 65 वर्ष से अधिक हो गया तो वृद्ध आयु हो गया, वृद्ध आश्रित लोग हो गए। अब आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु कब आता है? 15 वर्ष के बाद और 65 वर्ष से पहले के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है। एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा है और ऊपर तीव्रता से संकरा होता जाता है। ऐसा इसलिए है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है और कुछ ही बड़े हो पाते हैं। इसलिए वहाँ वृद्ध लोग बहुत कम हैं। इस स्थिति को केन्या के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है। जिन देशों में मृत्यु दर कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षता अधिक है। इसका अर्थ मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। जैसे देखा जाए कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड संकरा है। घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक बहुत पहुंच जाते हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं।
हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक ही शिक्षित किया जाना चाहिए। तो अब यहाँ ख़त्म हुआ, ये चैप्टर समाप्त हुआ। तो दोस्त, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें किस तरह का वीडियो चाहिए, और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अगर आप लोग एक सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे लगता है कि और भी वीडियो अपलोड करने की ज़रूरत है। तो इसकी ज़रूरत से आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ये वीडियो शेयर करें। ये वीडियो का आप लोग काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें।